इस वीडियो में दोस्तों आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहा है इसे बिना रटाए आपको समझा दूंगा। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं दोस्तों, बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आप खुद हैरान हो जाओगे कि ऐसे दिखने वाले टॉपिक क्या इतने इजी तरीके से भी तैयार किए जा सकते हैं क्या। या कह सकते हो, इसे अगर आसान भाषा में कहना चाहो तो कह सकता हूं कि वीडियो को देखते देखते ही सीख जाओगे। दोबारा इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एग्जाम में जाने से पहले एक बार खोल के देख लेना। समझ आई मेरी बातें? तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी इसमें करा दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या तो ए या तो ओ, या तो ए या तो ओ आ जाता है। समझ आई मेरी बातें? तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखना। जो मैंने बोला है कि बिना रटाए सिखाऊंगा वो मैं साबित करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी तुरंत इसी वक्त। अब आपको लग रहा होगा कि अरे बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको तो एकदम रटना पड़ जाएगा। अरे मेरे भाई, एक एक पॉइंट आपको यही सेम चीज तैयार हो जाएगा, लेकिन बिना रटे। कैसे? देखो पहले समझो। सबसे पहले समझो कि वैद्युत चुंबकीय तरंग और मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग लगभग सेम है दोनों का स्टेटमेंट। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कि अलग है और ये अलग है। अगर एक को अच्छा समझते हो तो ए आएगा तो भी यही लिख लेना, ए आए तो भी यही लिख लेना। समझ आई मेरी बातें? अब क्या बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझो। सबसे पहले समझो कि वैद्युत चुंबकीय तरंग एक्चुअली में है क्या। उसको पहले समझने से पहले एक चीज बताओ कि कोई भी अगर आवेश है, ठीक है, अगर आवेश गति नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर आवेश रुका हुआ है तो आवेश से क्या निकलती है बाहर? बताओ, आवेश से क्या निकलती है बाहर की तरफ? वैद्युत बल रेखाएं। हाँ या ना? क्या निकलती है बाहर? वैद्युत बल रेखा। यानी ये क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे आप ई बोलते हो। ध्यान से सुनते जाना। आवेश अगर गति ना करे तो क्या उत्पन्न कर रहा है चारों तरफ? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रहा है? जब वो गति नहीं कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझना, वैद्युत क्षेत्र। अब ये आवेश का झोटा पकड़ के गति करवाने लगते हैं, टुई 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 टुई, ऐसे। ठीक ना? जब ये गति करने लगता है तो आवेश जब गति करने लगता है तो धारा बहती है। पता ही होगा, विद्युत धारा बहती है। याद रखना, जब आवेश गति करेगा तो विद्युत धारा बहने लगती है, और विद्युत धारा जब बहती है तो अपने चारों तरफ एक चुंबक तैयार कर लेती है, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर लेती है। पता है कि नहीं? अगर किसी भी तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो चारों तरफ क्या पैदा हो जाता है? चुंबक। चुंबक तैयार हो जाता है। समझ आई मेरी बातें? तो यहां पे जब ये आवेश गति करने लगे, मान लो आवेश गति करने लगे, ठीक ना? कैसी गति? त्वरित गति। त्वरित, त्वरित का मतलब इसकी गति कम बेसी हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक समान गति करता रहे, हो सकता है कभी स्पीड कभी स्लो, कभी स्पीड कभी स्लो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक ना? तो त्वरण उत्पन्न होगा ना वहां पे, इसलिए त्वरित शब्द यूज हो रहा है। ठीक है, वेग में जब चेंजेस आता है ना, वेलोसिटी में, तो त्वरण उत्पन्न होना ही होना है। ठीक ना? गति कर रहा है पोए 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 पोए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये तो था ही, ये तो था ही, ये तो था ही, लेकिन क्या उत्पन्न हो गया? चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसकी गति करने की वजह से, इसकी गति करने की वजह से क्या उत्पन्न हो गया? चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र तो पहले से ही था आवेश के पास, अब उत्पन्न हो गया चुंबक क्षेत्र। तो इसके नेचर को देखा गया यार इसमें, बस और ज्यादा कुछ नहीं। इसकी नेचर को जब देखा गया तो ये जब ये भी उत्पन्न हो गया और ये भी उत्पन्न हो गया, तो इनमें जो ऊर्जा होगी, इनकी जो एनर्जी होगी, इसी एनर्जी को तरंग के रूप में आगे बढ़ाने लगते हैं दोनों। समझ आई मेरी बातें? जो इसके पास एनर्जी होती है, उसी ऊर्जा को जब ये ऐसे चलने लगता है, पोए 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 पोए, तो वैद्युत क्षेत्र पहले से ही था। अब अब चुंबक क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों मिलकर के ऊर्जा को आगे की ओर बढ़ाते हैं तरंग के रूप में, ऐसे करके। समझ आई मेरी बातें? लेकिन ये तरंग एक तो थोड़ी जा रही है, ये एक तो थोड़ी जा रही है, एक तो वैद्युत क्षेत्र वाली है, एक तो चुंबक क्षेत्र वाली। ओए ओए, अरे ऐसे ऐसे करके कैसे जाता है ना, दोनों लोग मिल के जाएंगे ऐसे। डांसर लोग कर पाएंगे, डांसर लोग मस्त करेंगे, हम हल्का करते हैं ना, देखना ना। ठीक है, तो इस तरह से तरंग आगे की ओर बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो जब उसको देखा गया कि वैद्युत क्षेत्र वाली और लाल वाला जो है वो चुंबक क्षेत्र वाला, ठीक है, इन दोनों को देखा गया, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जहां पे दोनों मिलते हैं वहां पे ये भी मिलेगा, यहाँ ये भी मिलेगा, यहाँ ये भी मिलेगा। यानी जिस समय इसका मैक्सिमम होगा उस समय इसका भी मैक्सिमम होगा, जिस समय इसका मिनिमम होगा इस लाल वाले का भी मिनिमम होगा। ठीक है, जिस समय मैक्सिमम होगा उस समय ये भी मैक्सिमम होगा, जिस समय मैक्सिमम होगा उस समय ये भी मैक्सिमम होगा। जिस समय दोनों मिनिमम हो गए वो देखो दोनों एक ही बार में एक ही समय अंतराल पे कट कर रहे हैं। ठीक है, और एक खास बात क्या देखा गया पता है? कि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर हुआ? और इनके चलने के लिए इनमें बड़ा मस्त बात है। देखो जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे से क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है, आवाज निकल रही है, ठीक ना? और हमारे से क्या हो रहा है? एक तरह का वेव निकल रहा है, ठीक ना? सुना नहीं है क्या? वेव, हाँ, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, ऐसे करते ऐसे।
समझ आई मेरी बात है। उसी तरह कई तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती, माध्यम यानी रास्ता, ठीक ना। लेकिन इस तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है यूनिवर्स में, स्पेस में। समझ आई मेरी बातें। आकाश, जैसे आप बताओ पृथ्वी से बाहर हवा तो है नहीं, माध्यम है नहीं, ठीक ना, स्पेस है ना। लेकिन सैटेलाइट पृथ्वी से बाहर है ना, वहां से सिग्नल कैसे आ रही है, इसी वेव की वजह से ना, पेंडुलम चुंबक की तरंग की वजह से ही ना। मस्त लगा, क्लियर हुआ। तो इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैंने जो जो अभी बताया टुकड़े टुकड़े में, उसको चलो इकट्ठा करते हैं। मैंने क्या बोला, एक आवेश होता है, या तुम कुंडली भी कह सकते हो, परिपथ, ठीक ना। एक आवेश है, उसको हमने क्या करा है, त्वरित गति करा है। त्वरित गति का मतलब होता है दोलन की तरह, इस तरह से। और ये ज्यादातर डायरेक्ट करंट में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। एसी करंट, अल्टरनेट करंट में क्या होता है, इस तरह से वेव जाता है। समझ आई मेरी बातें। तो एसी करंट का उदाहरण ले लेना कि अगर कोई आवेश इस तरह से गति कर रहा है, ठीक ना, या फिर बहुत उच्च आवृत्ति से गति कर रहा है। उच्च आवृत्ति, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है, जब ऊपर नीचे होगा तब ना फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी शब्द, आवृत्ति शब्द कब जन्म लेगा, जब कोई चीज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बातें, क्लियर हो रहा है या नहीं, पक्का ना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, अब इकट्ठा करके मिला देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, खत्म। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि कोई आवेश जब त्वरित गति कर रहा है, तो उसमें क्या है कि जब आवेश रुका हुआ था तो उसमें चुंबक क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र था। जब वो त्वरित गति करने लगा तो उसमें चुंबक क्षेत्र भी आ गया, और दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और ऊर्जा को क्या करते हैं, समझ रहे हो, ऊर्जा को एक तरंग के रूप में आगे बढ़ाते हैं। और ऊर्जा दोनों के पास होती है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबक तरंग, वैद्युत क्षेत्र और चुंबक ऊर्जा दोनों के पास होती है, वैद्युत वाले क्षेत्र के पास भी और चुंबक वाले क्षेत्र के पास भी, दोनों विभाजित ऊर्जा लेकर के जाते हैं। समझ आई मेरे बातें। अब इसको जरा पढ़ना तो कर रहा है, यहाँ से आपका मेन डेफिनेशन बनता है, यहाँ से। समझ आई मेरी बातें, यहाँ से, ठीक ना। तो जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, उत्सर्जित होने निकलने लगती है, ठीक है। उसकी ऊर्जा कैसे निकलने लगती है, तरंगों के रूप में। और कितने, दो तरह के हैं इसमें तरंग, ठीक ना। तरंगों के रूप में निकलने लगती है, और उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, ध्यान से समझना। इसलिए इसे वैद्युत चुंबक की तरंग कहते हैं। और वैद्युत चुंबक की तरंग में दो लोग थे, कौन, वैद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र। यहाँ पे क्या लिखा, इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्लियर हुआ, बताइए क्लियर हुआ, मजा आया। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक ना। जब एग्जाम में आए तो लिखना, डायग्राम बनाना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हल्का सा बना भी दिया हूँ कि 90 डिग्री पे है सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से समझना भंवर धारा क्या है। पहले इससे पिछले वाले वीडियो में अभी मैंने कुछ क्या सिखाया था, याद करो। स्व प्रेरण क्या होता है, अन्योन प्रेरण क्या होता है, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें एकदम टेक्निकली तौर पर बेहतरीन ढंग से सिखाया था ना। उसमें कुछ याद आ रहा है आपको, स्व प्रेरण सिखाया था। स्व प्रेरण में क्या सिखाया था, याद करो कि जब यहाँ पे धारा प्रवाहित करोगे, जब करंट प्रवाहित करते हो तो क्या होता है कि जब करंट के मान में लगातार परिवर्तन करते रहो, करंट को कभी बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो, कभी बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो, कभी बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो, जिसकी वजह से करंट जब जाएगा तो चुंबक तैयार होता है। तो जब करंट कम बेसी होगा तो चुंबक भी कम बेसी होगा, जिसकी वजह से चुंबक के परिवर्तन होने की वजह से चुंबक की फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। समझ आई मेरी बातें। यहाँ पे चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, और चुंबक फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो इस पर क्या होती है, एक प्रेरित 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 धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा का काम बताया था ना क्या होता है, प्रेरित धारा का काम होता है इस वाले करंट को रोकने का, इस वाले करंट का विरोध करने का। तो जो तुमने बैटरी की वजह से करंट दिया, जो बैटरी की वजह से तुमने करंट दिया, जो बैटरी की वजह से तुमने करंट दिया, ये करंट जब आगे की ओर बढ़ता है तो इसको रोकने के लिए एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। अब प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगा जब चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबक के फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो ये जो प्रेरित धारा का काम होता है, इस धारा का विरोध करना। अगर धारा का मान बढ़ाओगे तो इसका काम होता है धारा के मान को कम करना, और धारा के मान को अगर कम करने लगोगे तो इसका काम होता है धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाना। समझ आई मेरी बातें। यानी हर हालत में विरोध करना चाहता है। ध्यान से समझना, लिंक हो जाएगा वहां वाले टॉपिक से। अगर स्वप्रेरण गुणांक नहीं समझा है तो इसी बहाने सीख भी लिए स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है समझ आ गया होगा। अब ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ ना, ये कह रहा है कि प्रेरित धारा जानते हो कैसा होता है, जैसे पानी, जैसे पोखरा तालाब में पानी है, तो ऐसे नहीं पथरा मार दो एकदम ऐसे एकदम धारा बनने लगता है, या फिर ऐसे 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 ऐसे। समझ आई मेरी बातें। तो उस भंवर की तरह ये धाराएं होती हैं। कैसा, एक भंवर की तरह। समझ आई मेरी बातें। जब चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और ये धारा कैसी होती है, ये धारा कैसी होती है, ये धारा जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है, इसलिए इसका नाम भंवर धारा पड़ा। दैट्स ऑल मिला, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों समझाने वाला हूं विस्थापन धारा। जैसे कि मैंने
अब समझाने वाला हूं दोस्तों विस्थापन धारा, जो कि इस बार के एनालिसिस के आधार पे मैं कह सकता हूं कि विस्थापन धारा, भंवर धारा और मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग सिद्धांत। देखो बहुत खास बात बता रहा हूं, बहुत गुप्त चीज है, ये नहीं बताऊंगा कहां से पता है, लेकिन पता है मुझे कि इन तीनों में से कोई आ जाएगा। ठीक है, ठीक ना, आम खाने से मतलब रखिए, पेड़ मत गिनिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहां पे विस्थापन धारा, ठीक है, ये जो विस्थापन धारा होता है मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर आपको समझा दूं बढ़िया से, मजा आ जाए, आपको दिल को सुकून मिल जाए, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको समझाने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके मन लायक, तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को चैनल को बताइए, अपने दोस्तों तक चैनल के बारे में बताइए, चैनल के नाम के बारे में बताइए। और हाथ जोड़ कर निवेदन है दोस्तों कि अगर सच में आपको मेहनत की कदर है, लगता है कि बंदा मेहनत कर रहा है, तो प्लीज जो नया सीजन आ रहा है उसको बस बता दीजिए कि इस चैनल, इस उनको प्लीज बताएं इस चैनल के बारे में। बाकी उनकी इच्छा है, देखें या ना देखें, अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं लगेगा नहीं देखेंगे, बस अपना फर्ज कर दो, यही मान लो मेरी गुरु दक्षिणा है यार। ठीक है, अब ध्यान से समझना, तो विस्थापन धारा क्या होता है ध्यान से समझो। संधारित्र के बारे में तो सिखाया होगा, मेरा चैप्टर देखा ही होगा संधारित्र वाले में, ठीक ना। संधारित्र में आपको पता होता है कि क्या होता है कि जब हम यहाँ पे आवेश देते हैं, जब आवेश देते जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। अभी जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो धारा देना तो अभी बंद किया नहीं है, धारा लगातार जा रहा है, सॉरी आवेश देना तो बंद किया नहीं है, आवेश लगातार जा रहा है। ठीक है, आवेश लगातार जा रहा है। आवेश जाने की वजह से क्या होता है, ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होने लगता है। ध्यान से समझना, परिभाषा तुम्हारा तैयार हो रहा है। जब किसी संधारित्र में आवेश प्रवाहित करते हैं तो एक उन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वैद्युत क्षेत्र के मान में जब परिवर्तन होने लगता है, यानी वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन का मतलब समझ रहे हो, कभी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा दिख रहा है, कभी कम दिख रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, यानी कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है, तो उसी दौरान यहाँ पे क्या तैयार हो जाता है, एक चुंबक तैयार हो जाता है, ठीक ना, एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है। और आपको ये बात पता है कि चुंबक क्षेत्र कैसे तैयार हो सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, चुंबक तैयार हो ही नहीं सकता। और अगर हो रहा है तो पक्का धारा बह रही है, क्योंकि जब करंट बहेगा तभी चुंबक का हम अनुभव कर सकते हैं। पॉइंट है नहीं मेरी बात में? अभी बताया ना, विद्युत धारा की वजह से चुंबक तैयार होता है। अगर यहां चुंबक का अनुभव हो रहा है तो धारा बह रही है इनके बीच में, और वो धारा दिख क्यों नहीं रही है? इसके बीच में तो कोई कनेक्शन है भी नहीं, तो धारा है कैसी? तब काल्पनिक धारा है, आभासी धारा है, और उसी धारा को कहा गया विस्थापन धारा। मजा आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो अब ध्यान से देखना दोस्तों, वैद्युत चुंबक की तरंग वाले न्यूमेरिकल का ऐसा बेस्ट टेक्निक दे रहा हूं कि आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, बस जो बताऊं उसे सटीक तरीके से ध्यान में रख लेना। ये बात आपने सीख चुका, जो अभी मैंने बताया कि एक ऐसा जो होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है और एक इधर से ऐसे जाता है जो चुंबक क्षेत्र होता है। तो इनके बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये आयाम होता है। क्या होता है? आयाम। ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, इसलिए ई नोड कहेंगे, और ये चुंबक क्षेत्र वाला आयाम है मैक्सिमम, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी सबसे मैक्सिमम पीक वैल्यू कौन सी है? यही है ना, सबसे बीच वाला जो सबसे हाइट तक गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ हाइट 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 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा हाइट कौन सी है? ये ना, ये वाली लाइन इसके आयाम हो जाता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, और यहाँ अगर मैं बी नोड लिखूं तो चुंबक क्षेत्र का आयाम है। अगर इसको बटे कर दूं, इसका डिवाइड करोगे दोनों आयाम का, तो हर बार आंसर कितना आएगा? सी के बराबर आएगा। इसका मतलब जो आगे की ओर बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार यानी इसकी स्पीड कितनी है? प्रकाश की चाल से चलता है। सी क्या होता है? प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, याद रखना, माध्यम या निर्वात में। यहां तक क्लियर हुआ? वायु या निर्वात में। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, निर्वात में वैद्युत चुंबक की तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र यानी ई नोड का आयाम कितना दिया है? 15 वोल्ट पर मीटर दिया है। ठीक है, क्या दिया है? वोल्ट पर मीटर। देखना ना, एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चुंबक क्षेत्र का आयाम बताओ क्या होगा? बी नोड। आहा, तो आप लगा दो ये फार्मूला। आपको क्या निकालना? बी नोड। तो इधर ले आओ, सी इधर ले आओ, तो आपका क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है जब सॉल्व करोगे? तो सी इजिकल टू ई नोड बाई बी नोड। बी नोड चाहिए तो इधर ले आओ, तो बी नोड इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ई नोड बटा सी। अब बताओ, कहीं ऐसा लग रहा है जैसे फार्मूला रटना पड़ रहा है? ये चीज नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है? बी नोड बराबर ई नोड कितना है? 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी का वैल्यू कितना है दोस्तों? सी का आपका वैल्यू होता है 3 गुणे 10 घाटे 8। तो बी नोड बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 5 15, 5 गुणे 10 घाते 8 ऊपर ले जाओगे 10 घाते -8 हो जाएगा। समझे कि नहीं मेरी बात है?
और आंसर तो पता ही है, टेस्ला होता है, चुंबक है तो, टकला नहीं टेस्ला, टेस्ला। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये तो और एकदम बाबा जी का ठुल्लू है, समझ लो। क्या देखने में लग रहा है बवंडर, लेकिन एक छोटा सा समंदर। कह रहा है एक समतल वैद्युत चुंबक के तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र इतना है। तो ये चुंबक क्षेत्र का है, याद रखना, दोलित चुंबक क्षेत्र का ये समीकरण दिया हुआ है या व्यंजक दिया है, जो भी कह लो। इसको कह रहा है अगर ये चुंबक क्षेत्र में है ना, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र के हिसाब से अगर लिखा जाए तो क्या होगा। कह रहा है कि दोलित वैद्युत क्षेत्र का अगर व्यंजक लिखा जाए, यानी ई के फॉर्म में लिखा जाए, तो क्या होगा। अब ये बी के फॉर्म में है तो ध्यान से समझना, ई के फॉर्म में लिखने के लिए तुम्हें ई लाना पड़ेगा ना। तो ई नोड बी नोड बराबर सी होता है, तो बी नोड इधर ले जाओगे तो ई नोड बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू बी नोड हो जाएगा। तो यहाँ पे ई निकालने के लिए क्या करोगे, बी नोड इंटू सी। जगह नहीं है इसलिए मैं हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ, तुम स्टेटमेंट में अच्छे से लिख लेना। बी नोड कहाँ से मिलेगा, जो आगे रहेगा ये वैल्यू साइन के जस्ट आगे वाला होता है वो बी नोड होता है। कितना है, 8 × 10 घाते माइनस का 6 गुणे सी कितना होता है, सी होता है आपका 3 × 10 घाते 8 होता है। तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, और 10 घाते 8 और 10 घाते माइनस 6 करोगे तो 10 घाते 2 बचेगा। 10 घाते 2 का मतलब 100 होता है, 100 का 24 से गुणा करोगे तो 2400 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये ई है तो आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। अब ई नोट का वैल्यू मिल गया। अब कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये तो भाई व्यंजक चुंबक के क्षेत्र के हिसाब से लिखा है, इसे वैद्युत क्षेत्र के हिसाब से लिखो ना, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक ना। सेम ऐसे करना है, देखो ई लिखना है, जेड लगा देना, ठीक है। फिर इसी को सेम उतारना, बस इसके जगह पे डाल देना। ये बी नोट के हिसाब से था, अब ई के हिसाब से चल रहे होते, ई नोट लिखोगे। ई नोट का वैल्यू कितना मिल गया तुम्हारे पास, 2400, फिर साइन, फिर 2π10⁻11t + 300πx, आंसर हो गया। मजा आया, इतना ही लिख देने से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगर आप अच्छे से फील करते हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो इससे रिलेटेड यहाँ कुछ न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसे करो। नहीं करोगे तो आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। चलो अब मुलाकात होगी इसी तरह के। अब इस वीडियो के जस्ट बाद, इस वीडियो के जस्ट बाद आपको अगला वीडियो मिलेगा हाइगेंस प्रिंसिपल, इसके 1-1.5 घंटे बाद। फिर अगला वीडियो मिलेगा इसका सेकेंड पार्ट जो आपका है वेब ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल।